नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह इस बार भी हम एक स्पेशल गेस्ट को लेकर के आए हैं जिनको पूरा भारत जानना चाहता है, जिनके बारे में पूरा भारत पहले से ही जानता है। उनकी कार्य के बारे में, इनका कार्य करने का तरीका और संगठनों के मुकाबले बहुत अलग है। अपने अलग ही तरीके से ये जाने जाते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश, और इसी के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। तो चलते हैं सीधा हमारे गेस्ट के पास बिना समय व्यर्थ किए। ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी, आपका वी हिंदुस्तान न्यूज में हार्दिक स्वागत है। जय माता दी जी, ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी, शुरुआत करते हैं। कोरोना काल क्योंकि चल रहा है और आपके समर्थकों का आज वी हिंदुस्तान न्यूज पर खूब मैसेज, कॉल एंड सारी चीजें आ रही हैं। इसी के साथ साथ वो बहुत खुश हैं जो हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको हम वो मैसेजेस दिखा रहे हैं। कोरोना काल से शुरुआत करते हैं जीवन सिंह जी। कोरोना काल में आप स्वयं सुरक्षित रहे, इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? हम तो सुरक्षित रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे सारे करनी सैनिक और पूरे भारतवर्ष हमारा परिवार है, तो पूरा परिवार सुरक्षित रहे इसके लिए जहां जहां जरूरत पड़ी सरकार को, देश को, वहां वहां करनी सैनिकों ने अपना पूरा समर्थन दिया है। तन मन धन जितना भी लगा हर जगह मदद करी है। और ये वैसे हमारा धर्म भी है, क्षत्रिय धर्म, कि हमें लोगों की मदद करना चाहिए। वैसे हमने सबने मिलकर मदद करी। जी अभिषेक, जीवन सिंह जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जहां से आप हैं मध्य प्रदेश से, यहां पर कोरोना की क्या स्थिति है? यहां पर लोग स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या सब कुछ कंट्रोल है? हमारे यहाँ कंट्रोल है, पर केस भी नए आते जा रहे हैं और नए ठीक भी हो रहे हैं। बहुत सारे केस, 10,000 से ऊपर केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। उसमें से आधे से ऊपर ठीक हो चुके हैं, मौतें कम हुई है, रिकवरी रेट अच्छा है हमारे यहाँ का, और प्रशासन शासन सब अच्छी मदद कर रहा है लोगों की, और लोग भी सावधानी रख रहे हैं। जी जी, ये वाकई में अच्छी बात है। और किस तरीके से मजदूरों की और असहाय की सेवाएं की गई, क्या क्या कार्य किए गए आप लोगों के माध्यम से, वो भी कृपया बताएं। जहां जहां मजदूरों को या कोई सा भी समाज हो, संगठन हो, सारे लोगों ने तो मदद करी। हमारे करनी सैनिकों ने भी जहां जहां लोगों को जरूरत पड़ी मदद की, चाहे वो मजदूर हो, एसटी से हो, एससी से, ओबीसी, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे सबकी हर जगह खाने से लगाकर उनके रहने रुकने और उनको घर पहुंचाने तक की व्यवस्था करनी सैनिकों ने करी है। जी, तो और इसी के आगे साथ भी साथ जी करते जी रहेंगे, अभी चल रहा है। जी जी जी, तो इसी के साथ साथ हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आप, क्योंकि आपके मैसेजेस और कॉल भी हिंदुस्तान न्यूज पर कंटिन्यू आ रहे थे, तो आप शेयर करें और अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाएं कि अब हम लाइव हैं। जीवन सिंह जी, आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि करनी सेना ने क्या मध्य प्रदेश में ही ये सेवा कार्य किए या पूरे भारतवर्ष से आपके पास सूचनाएं आई कि सेवा कार्य नहीं, पूरे पूरे भारतवर्ष में हिंदुस्तान चल रहा है? में, हम पूरे भारतवर्ष में सेवा कार्य चला है करनी सैनिकों का, चलता रहेगा आगे भी। और एक दूसरे से हम पूरे भारतवर्ष में जितने भी करनी सैनिक है सब जगह संपर्क में हैं और सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे निवासी गुजरात में बसे हुए थे, वहां मजदूरी कर रहे थे, तो वहां से हमारे अध्यक्षों को हमने सूचना दी कि उनकी परेशानी में आप उनको यहाँ पहुंचाएं। उन लोगों ने भी पूरा सहयोग करा और उन लोगों को वहां गुजरात से एमपी पहुंचाया, राजस्थान से एमपी पहुंचाया, एमपी से हमने भी गुजरात और राजस्थान में जाने की व्यवस्थाएं करी लोगों की। तो ऐसे ही जी पूरे जी भारतवर्ष में जहां जहां लोग हमारे थे, जैसे मध्य प्रदेश के जहां भी थे, वहां से हमको करनी सैनिकों ने सहयोग करा, सरकार ने भी सहयोग करा और यहाँ पहुंचाया लोगों को। जी जी जी, ये तो अच्छी पूरे बात है। हिंदुस्तान में ही सेवा कार्य चल रहे हैं और सारे करनी सैनिक मिलजुल के काम कर रहे हैं। जी जी जी, जीवन सिंह जी, हर चीज में एक ही बात बार बार रिपीट होगी, करनी सेना। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग आपको जानते हैं उनके अलावा भी जो लोग नहीं जानते और पूरा भारत इस समय आपको देख रहा है, मैं चाहूंगा आप बताएं कि आखिर करनी सेना क्या है और इसके लक्ष्य क्या है। वैसे तो करनी सेना एक राजपूतों का संगठन है जिसकी स्थापना ही अत्याचार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ने के रूप में हुई थी। पर आज करनी सेना पूरे हिंदुस्तान में
आर्थिक आधार पे आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर है। इसी के साथ खाली राजपूतों के लिए नहीं लड़ रही करनी सेना, जो दलित समाज के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े समाज के जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए लड़ रही करनी सेना, हक अधिकारों के लिए लड़ रही। और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या जाति से नहीं है या किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, जो कि संविधान ने सबको बराबर बनाया और आरक्षण पे लाके हमको आपस में बांट दिया कि दलित को आरक्षण मिलेगा, सामान्य वर्ग के गरीब को नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग के गरीब को नहीं मिलेगा। आरक्षण का दायरा सरकार को आर्थिक आधार पे करना चाहिए, क्योंकि जाति गरीबी देख के नहीं आती, वैसे ही आरक्षण भी गरीबी देख के नहीं आता। मतलब हर गरीब के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पर सामान्य, पिछड़ा और ओबीसी में बांट दिया गया है इसे। सामान्य वर्ग के लोगों को अभी 10% आरक्षण मिला, ओबीसी को भी आरक्षण है और एसटी एससी को भी है, पर आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पे सबको बराबर। जो गरीब अमीर हो गए हैं एसटी के लोग, वो अपना आरक्षण छोड़े, और जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण में लिया जाए। तो हमारी मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण की। ये अच्छी मांग है आपकी, क्योंकि तो जिस हम सरकार से चाहते हैं कि आर्थिक, जी जी बताएं। हम ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, पर राजनीतिक पार्टियां को इस माहौल को गलत बना रही है। वो हमको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आरक्षण मांग रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं। मेरे को आरक्षण की जरूरत नहीं है, आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, पर जो मेरे समाज में जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि उसकी स्थिति उसी दलित समाज के जो एक गरीब व्यक्ति की स्थिति है उसी के समान है। आज वो भी झाड़ू लगा रहा है होटलों में, वो भी काम कर रहा है, वो भी मजदूरी कर रहा है, उसका पूरा परिवार मजदूरी करके पेट भर रहा है, तो उसको आरक्षण की जरूरत है, तो उसको भी मिलना चाहिए आरक्षण। हम आरक्षण की तरफ तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम कुछ मुद्दों को लेते हुए चलते हैं। जीवन सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि करनी सेना, जब पद्मावती मूवी आई थी तब लोगों को ये पूछना पड़ा कि देश को संविधान चलाएगा या करनी सेना चलाएगी। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों निकल करके आया? वो निकल के आया, पर ये खाली राजपूतों की लड़ाई नहीं थी, ना ही करनी सैनिकों की लड़ाई थी। ये लड़ाई थी समस्त समाज की, क्योंकि जो रानी पद्मावती के साथ 36,000 महिलाओं ने जो जौहर करा था, वो हर धर्म हर समाज की महिलाएं थी। क्योंकि एक राज्य था, उस राज्य में सारी महिलाओं ने साथ में मिलकर जो आताताई थे, जो मुगल आताताई थे, उनसे बचने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर करा था। उस जौहर में खाली राजपूत महिलाएं शामिल नहीं थी, उस राज्य की समस्त जातियों की महिलाएं शामिल थी। तो ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं थी, पर लड़ी सिर्फ करनी सेना ने, दूसरे संगठनों ने साथ नहीं दिया इसमें आके, पर लड़ाई राजपूतों की थी। और राजपूतों ने शांति, हमारे मध्य प्रदेश में कहीं भी आगजनी नहीं हुई है, ना कहीं एक भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लोकतांत्रिक तरीके से पूरी करनी सेना ने मिलकर मध्य प्रदेश में आवाज उठाई, लाखों की संख्या इकट्ठी हुई, पर कहीं एक ईंट भी नहीं हिली मध्य प्रदेश में। उसके बावजूद भी पद्मावती फिल्म को बताया गया जी। तो लेकिन ये बात क्यों बोली गई कि देश को करनी सेना चलाएगी या संविधान चलाएगा? आखिर आपको क्या लगता है कि सरकारों को ऐसा क्या गलत लगा, करनी सेना का ऐसा क्या रवैया था? ऐसा है कि कुछ लोग गरम मिजाज के भी होते हैं, तो जहां हमारी बात को नहीं माना गया, उनने अपने तरीके से मनवाई। तो ये सारे लोग गुंडे थोड़ी थे, सारे लोग आतताई थोड़ी थे जिनने नुकसान कराओ। एक दो जगह घटनाएं हो गई, उसका मतलब ये नहीं है करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन उत्तेजना पूर्वक करा। कुछ सिचुएशन होती है, उसमें हो जाता है। हमारे करनी सैनिकों ने कहीं हाथ उठा दिया भंसाली पे, तो कोई गलत थोड़ी कर दिया, उसको समझा नहीं तो गए थे हाथ जोड़ के। आप जाओगे हाथ जोड़ के किसी को समझाने के भैया ये काम मत करो, और आप पे कोई हाथ उठाएगा तो आप क्या करोगे? कुछ लोग होते हाथ जोड़ के वापिस आ जाते, कोई हाथ तोड़ के आ जाते। हमारे जो सैनिक गए थे वो हाथ तोड़ने वालों में से थे, हाथ तोड़ के आ गए। चलिए, तो आप समझते हैं कि ये भी एक माध्यम था अपना संदेश पहुंचाने का। तो क्या लगता है, आपका संदेश सही से पहुंच पाया? पहुंचा तो है, पर सरकारों ने गलत करा है। जो भी करा है, सरकार चाहती तो वो फिल्म बैन हो सकती थी, उसमें बहुत सारी गलत चीजें थी, उसको हटाकर वापस चलाया गया, कोई बात नहीं। पर सरकार चाहती तो वो बैन भी हो सकती थी, पर उन्होंने बैन नहीं करे सब सरकार ने फिल्म। लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो आपको सपोर्ट किया था, योगी आदित्यनाथ ने किया था, और एमपी के मुख्यमंत्री
जो थे उन्होंने भी आपको सपोर्ट मध्य किया था। प्रदेश, हाँ शिवराज जी ने कहा था। यहाँ तक उसके कि बाद भी राजस्थान में तो बोल ही फिल्म दिया गया लगी है, था कि तो बाद में चलेगी मध्य नहीं। प्रदेश में भी लगी थी। हम्म। राजस्थान राजपूत गुजरात में नहीं करनी चली है, सेना बाकी मध्य में, प्रदेश में, बाकी राज्य जी, में चली थी। राजपूत करनी सेना में क्या केवल राजपूत समाज के ही युवक जुड़ते हैं या ये सभी युवकों के लिए खुला है कि आओ और जुड़ो? नहीं, वैसे पर्टिकुलरली तो जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं इसमें, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी राजपूत हैं, क्योंकि संगठन ही राजपूतों का है ये। पर जो हमने लड़ाई चालू करी और जो मध्य प्रदेश से हमने शुरुआत करी, हमारे मध्य प्रदेश की शुरुआती दिनों में खाली राजपूत लोग ही इसमें इकट्ठे होते थे, कार्यक्रम होते थे। पर जब लोगों को लगा कि हमारे मुद्दे सही हैं, तो फिर जैसे सामान्य वर्ग के जितने भी समाज हैं, जैसे परशुराम सेना हुई या बाकी जितने भी है, धनगर गायरी समाज हुआ, पाटीदार समाज हुआ, इन सारे समाजों ने भी हमको समर्थन करा। और हर रैली में, मध्य प्रदेश में तो हर रैली में छत्तीसी कौम के लोग आते हैं, यहाँ तक कि एसटी एससी के भी काफी सारे जो हमारे भाई लोग हैं, जो उनको पता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, वो भी रैलियों में शामिल होते हैं। और हम सब मिलकर रैलियां निकालते हैं और अपना संदेश सरकार तक पहुंचाते हैं। जन्म की आवश्यकता क्यों पड़ी करनी सेना की? आप अत्याचार की बात कर रहे हैं, आप विरोध की बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या अत्याचार और ऐसे क्या विरोध थे जो लगा कि नहीं, करनी सेना को बनना चाहिए तभी कुछ होगा? अत्याचार तो ये आरक्षण भी एक अत्याचार ही है हमारे ऊपर। तो हमारा समाज का जो गरीब तबका है, उसको एक साइड में निकाल दिया गया है। वो सारी यातनाएं वो झेल रहा है जो वो नहीं झेल पाता। जैसे मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं कभी लूंगा भी नहीं। पर जो मेरे परिवार का एक गरीब व्यक्ति है, उसको तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है, ना जमीन है, ना कोई बिजनेस है जिससे वो कमा सकता है। वो मजदूरी करता है, तो उसको जरूरत है। तो हम जहां भी जाते हैं, वहाँ 80% जो राजपूत परिवार है या सामान्य वर्ग के भी लोग देखते हैं, हम अधिकतर गरीब ही हैं। तो गरीबों को एक साइड हमारे बराबर तोला जाता है। जैसे मैं पैसे वाला हूं, तो मेरे बराबर उसको तोला जाएगा कि नहीं, ये भी इसी, उसको तो उसकी जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। और हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हमारे गांव में ऐसे परिवार है जिनको आरक्षण की जरूरत है। और हमने देखा है कि बच्चों को ना नौकरी कर पाते, ना पढ़ पाते हैं। वो सरकारी स्कूलों में पढ़कर आर्मी तक जाते हैं, पुलिस तक जाते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, बस उससे आगे जा ही नहीं पाते हो। इसकी वजह से हम लगा कि यार हमें आवाज उठाना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करना चाहिए। पहला मुद्दा ही हमारा आर्थिक आधार पर आरक्षण है मध्य प्रदेश में करनी सेना बनने के बाद। जी, तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ कौन गेस्ट हैं। आज जितने भी प्रश्न हम करेंगे वो इन व्यक्ति से करेंगे और विश्वास मानिए आज का शो कुछ अलग होगा। आज हमारे साथ हैं ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर, प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाज सेवी भी हैं और इस समय सबसे ज्यादा जाने जा रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर। जीवन सिंह जी, अगर आपकी मांग जायज है, अगर आपके संगठन की मांग जायज है, तो क्यों आपको लगता है कि क्या प्रशासन आपके साथ अत्याचार कर देता है? जिला बदर तक आपको किया गया है। ये जितने भी जिला बदर की कार्रवाई में जो केस बने हैं, सारे पद्मावती फिल्म के ऊपर जो हमने आंदोलन करे शांतिपूर्ण तरीके से, वो है, या जितनी भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की रैलियां करी है, उन मुकदमों के साथ मेरे को वो मुकदमे रचाकर जिला बदर की कार्रवाई की गई। तो इन चीजों को लड़ने का ये इनाम है, तो मैं इनाम स्वरूप इसको मैंने स्वीकार करा है। चलिए कुछ दर्शकों के भी कमेंट लेते हैं ताकि आपका और भी हिंदुस्तान न्यूज का जुड़ाव व्यूवर्स से बना रहे। लाखन मोटन लिख रहे हैं, मेरा एक सवाल है जीवन सिंह जी से, आप हर हिंदू के साथ हैं और हमारे कच्छ में अच्छा काम है करनी सेना का। चलिए ये सवाल नहीं था, ये तो कमेंट था। ये बता रहे हैं कि करनी सेना कच्छ में भी अच्छा काम कर रही है। जीवन सिंह जी, मुकदमे हो रहे हैं अगर आपके ऊपर और प्रताड़ना मिल रही है, तो इनसे कितना डर लगता है आपको और कितना घबराते हैं? आपको एक बात बता दूं, मैंने राजपूत में जन्म लिया है और हमारे इसमें पैदा होते डर खत्म हो जाता है। तो डर मुझे लगता नहीं है मुकदमों से। सरकार इनकी और मनमानी करे और मुकदमे बनाए, झेलेंगे, पर लड़ाई बंद नहीं करेंगे। लड़ाई जारी रहेगी जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हो जाए। चलिए आरक्षण की ही बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आरक्षण
हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी। आपको क्या लगता है, क्या इसमें बाबा अंबेडकर साहब का अनादर होगा? नहीं, बाबा अंबेडकर साहब ने तो 10 साल के लिए आरक्षण लागू करा था, ताकि जो गरीब तबका है वो उभर के हमारे बराबरी पे आ जाए। जो उच्च स्तर के लोग थे उस टाइम, जो जातियों में भेदभाव था, उसको हटाकर इनने 10% आरक्षण, मतलब 10 साल के लिए आरक्षण लागू करा था कि जो गरीब तबका है उठ के ऊपर आएगा। 10 साल के बाद आज 70 साल तक आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। आज भी हम ये नहीं कहते कि दलितों का आरक्षण खत्म करो, हम ये बोल रहे हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण करो। आप जिन दलितों ने इसका फायदा ले लिया है, जो आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जो एक सांसद बन चुका है, एक मंत्री है, उसके बच्चे को आरक्षण की जरूरत नहीं है। एक जो गरीब परिवार का दलित है उसको आरक्षण की जरूरत है। हमारी लड़ाई आरक्षण हटाना नहीं है, सही व्यक्ति तक आरक्षण पहुंचे। हम ये थोड़ी बोल रहे आरक्षण हटा दो, हम ये बोल रहे हैं कि जो पैसे वाले हो गए, जो सक्षम हो गए, जिनके आज घरों में नौकर चाकर है, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब उनके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी सेवाएं मिल रही है। संदीप भोनवाल जी कमेंट कर रहे हैं कि देश में बंटवारे की राजनीति इस तरीके से है, चुनाव आने पर ये दलित हो जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाने पर हिंदू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। तो वाकई में बदलाव की तो जरूरत है। ठाकुर जीवन सिंह जी, आपकी फेसबुक प्रोफाइल में देख रहा था, जिसमें आपके कमेंट्स और ये सारी चीजें थी, उसमें था कि अगर आप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे तो कोई उन्हें अधर्म सिखाने में कामयाब हो जाएगा। क्या अर्थ है इसका? धर्म के प्रति बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि आपने किस धर्म में जन्म लिया, अपना धर्म क्या है। आप उनको धर्म नहीं सिखाएंगे तो आज बहुत सारे हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं जो आतंकवादी बन रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं। जैसे कश्मीर देख लीजिए आप, कश्मीर में कितने ही पाकिस्तानी यहाँ से अपने लोगों को उठा के आतंकवादी बनाते हैं। आज उनके बच्चों को वहां के माँ बाप ने धर्म नहीं सिखाया। उन किस किस धर्म में लिखा है कि आतंकवाद सही है, कहीं ब्लास्ट करना सही है, लोगों को मारना सही है। तो अपने बच्चों को अपन धर्म नहीं सिखाएंगे तो आगे क्या करेंगे, गलत राह पे ही जाएंगे ना। अच्छी बात है कि आप शुरुआती तौर पे इन चीजों को लिख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से रामायण हटा दी गई सिलेबस से और पुराने इतिहास हटा दिए गए बच्चों के सिलेबस से, बहुत जरूरी है कि महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई और इन जैसे महान वीरों की कथा को दिखाना बड़ा आवश्यक है, बच्चों को बचपन में ही बताना बड़ा जरूरी है? इसको आप अहम मानते हैं? मानता हूं बराबर। सभी जितने भी महापुरुष पैदा हुए उनके बारे में किताबों में आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आज सरकार ये काम नहीं कर पा रही, इसीलिए तो घर पे बैठ के हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, हमको बताना पड़ रहा है हमारे पूर्वज कौन थे, कौन कौन महापुरुष पैदा हुए, क्या क्या चीजें थी, ये हमको बताना पड़ रहा है घर पे बैठ के। सरकार को पहल करना चाहिए, किताबों में आना चाहिए। दोबारा आरक्षण पे ही आते हैं, और आरक्षण के मुद्दे पर मुझे आप ये बताएं कि आपके द्वारा क्या क्या काम हुए अभी तक आरक्षण को लेकर। शुरुआती दौर में हमने जब 2015 में यहाँ कर्णी सेना का गठन हुआ था, तब से लगा के अभी तक हमने छोटे से लगा के बड़े तक लाखों मीटिंगें और कार्यक्रम करे हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग भी आए हैं। जावरा से इसकी हमने शुरुआत करी थी, रतलाम कार्यक्रम करे, इंदौर करे, उज्जैन में करा। आर्थिक आधार पे आरक्षण को लेकर सरकार को हमने बताया कि इतने लोग प्रताड़ित हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, और सारे जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिए हमने। और उसी का एक नतीजा है कि जो 10% आरक्षण है वो केंद्र सरकार ने एमपी, राजस्थान और यहाँ के आसपास सीमावर्ती हमारे क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद ये 10% आरक्षण लागू करा। ये सारा हमारी रैलियों का ही नतीजा है कि सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। पर 10% आरक्षण से हम संतुष्ट नहीं है। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए आरक्षण नहीं करते। जीवन सिंह जी, आपको क्या लगता है, अगर जो आरक्षण एक विशेष समुदाय जिसको भी दिया है, आप अगर आर्थिक की मांग करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ से तो वो छीना जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जातिवाद का विरोधाभास तो नहीं पैदा होगा देश में? क्योंकि आरक्षण पे हल्की सी बात होने पर ही देश जलने लगता है। छीना किन से जाएगा? जिनको इनकी जरूरत नहीं है उन लोगों से छीना जा रहा है। जिनको जरूरत है उनसे थोड़ी छीन रहे। आरक्षण जिनकी जरूरत
से परे है, अब उनको जरूरत नहीं है। जैसे जो सांसद है, विधायक है, या जो आईएएस आईपीएस है, जो बड़े पदों पे बैठे हैं, उन लोगों से आरक्षण छीना जाए। वो तो खुद ही पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको खुद समझकर आगे रह के आरक्षण छोड़ना चाहिए। इस पे जातिवाद की क्या बात हो रही? अच्छा, एट्रोसिटी एक्ट हटाने की आप हर रैली में अमूमन बात करते हैं, क्यों और ये क्या है? एट्रोसिटी एक्ट हटाने की हमने कभी बात नहीं करी, हमने उसमें संशोधन चाहा। एट्रोसिटी एक्ट जब बनता है, किसी दलित को प्रताड़ित करते हो आप, तो एट्रोसिटी एक्ट बनता है। या किसी भी व्यक्ति को आप कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उस पर वो एक्ट लगना चाहिए। हम इससे सहमत हैं कि आप किसी गरीब दलित को परेशान कर रहे हो या अमीर को भी परेशान कर रहे हो, आप पे एट्रोसिटी एक्ट लगेगा, तो आपने करा है तो आपको भुगतना है। पर एट्रोसिटी एक्ट में हो क्या रहा है, बिना जांच के कायमी होती है, सामने वाला जेल जाता है, उसकी जांच कभी होती नहीं। ऐसा क्यों? जैसे मैंने कुछ करा नहीं है, आपने कुछ करा नहीं है, और आपका किसी भी व्यक्ति ने फर्जी मुकदमे में नाम डाला कि साहब इसने मेरे को प्रताड़ित करा, तो उसकी जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने मांग ये करी कि एट्रोसिटी एक्ट रहे, जैसा है वैसा रहे, आप सजा बढ़ा दो, जो भी करना है आप उसमें बदलाव कर दो, पर उसमें एक नियम ये जोड़ो कि जब एट्रोसिटी एक्ट की कायम होती है तो पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी। एट्रोसिटी एक्ट के 70% मुकदमे फर्जी होते हैं। महिलाएं जैसे घर में बैठी है, महिलाएं किसी महिला की एफआईआर कर दी, आप महिला को सीधे उठा के जेल में डाल दोगे, ये कौन सा नियम हो गया? इसमें हम संशोधन चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट किसी मासूम या किसी बेचारे गरीब व्यक्ति को परेशानी में नहीं गिरना पड़ा इसमें। और ये तो मेरा मौलिक अधिकार भी है कि मेरे पे कोई मुकदमा होता है तो उसकी जांच हो, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हो। जी, तो आप इसकी मांग अमूमन करते हैं। तो अच्छा, क्या लगता है जीवन सिंह जी, आपको वाकई में जिनके लिए आरक्षण बनाया गया है, क्या आपको वाकई में उनका साथ और सहयोग मिल रहा है कि हाँ जीवन सिंह जी आप सही कह रहे हैं? हाँ, शुरुआती दौर है, अभी तो सहयोग और साथ तो मिल रहा है। एक छोटे से परिवार से हूं मैं भी ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूं, और आज लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलताएं तो मिल रही है। लोग धीरे धीरे ही जागेंगे। आज लाखों की संख्या इकट्ठी होती है आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव के लिए, तो सफलता की ओर ही है। और साथ में धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान जुड़ेगा, और एक दिन ये जो एट्रोसिटी एक्ट हो या आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ये दोनों मांगे हैं हमारी मुख्य तौर पर, ये पूरी होगी और जीत भी होगी। आज सरकार 10% पे आई है, कल 100% आर्थिक आधार पे होगा। जी देखिए, वी हिंदुस्तान न्यूज हर मुद्दे पर बात करना चाहता है जीवन सिंह जी। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो चाहे आपके समर्थक हो, हमें उनका भी प्रश्न करना है। जो आपके समर्थक नहीं है, हमें उनका भी प्रश्न करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हर बात को हम सामने लेकर के आए। पहले हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आज के हमारे गेस्ट कौन हैं। जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर है, जो हमसे जुड़े हैं। ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की। जी हाँ, ये वही सेना है, जब आपने देखा होगा कि पद्मावत मूवी आई थी, तब पूरे देश में इस सेना के द्वारा सड़कों पर आके आंदोलन किया गया था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ ये समाज बिल्कुल भी नहीं सहेगा। आरक्षण की ओर चलते हुए थोड़ा एक बार बैक जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं जीवन सिंह जी कि फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता अगर ऐसी कोई मूवी बनाते हैं जिससे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है, उसमें बदलाव करके चला देना ज्यादा सही है, या उसको मूवी को बैन करके उसका सारा एक उसको आर्थिक दंड मिले ताकि वो भविष्य में इस प्रकार के मुद्दे ना छुए, ये होना चाहिए? भाई साहब, ऐसा है कि यदि मैं गलती करता हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, तो सजा पूरी मिलनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इतिहास के साथ छेड़छाड़ करे तो उसकी फिल्म को बैन करना चाहिए, और आगे उस नेता, अभिनेता या निर्माता हो, उसका समाज को बहिष्कार करना चाहिए, ताकि अगली बार वो ये गलती दोबारा ना करे। तो जो दोबारा जब इस मूवी को रेक्टिफाई किया गया, तो क्या आप लोगों को दिखाया गया था कि देख लीजिए क्या ये अब ठीक है? नहीं भाई साहब, हम में से किसी ने ना तो फिल्म देखी, ना इसकी अनुमति के लिए हमने बोला कि आप इसको चलाओ। जी जी, वही है कि अल्टीमेटली वही हुआ जो सरकार को चाहना था, उन्होंने किया।
आप कितना सक्सेस हो पाए राजपूतों को इकट्ठा करने में इस संगठन के माध्यम से? अब हमसे ज्यादा तो राजनीतिक पार्टियां जानती हैं हमारे बारे में, उनको पता है हम कितने सक्सेस हुए हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का दबदबा है, और हर चुनाव में हम उलटफेर करते हैं। जो हमारी शर्तों को मानता है हम उसके साथ चलते हैं, जो हमारे साथ नहीं होता है हम उसको बदल देते हैं। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ताकत है, ये पूरा हिंदुस्तान भी जानता है और पूरा मध्य प्रदेश भी जानता क्या भारत के बाहर भी करनी सेना का कोई अस्तित्व है? है। अभी तक तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे भारत में फैली हुई है, पूरे भारत में काम करती है। भारत के बाहर हम नहीं गए अभी तक। जी 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 जी। तो फिर वही बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आप जहां खड़े हो जाएंगे, यानी करनी सेना जहां पर खड़ी हो जाएगी वही तख्ता पलट हो जाता है। तो क्या मैं अगर ये बात कहूं कि क्या आप आने वाली राजनीति का एक, मतलब आप ये एक अंदेशा दे रहे हैं कि आप राजनीति में आएंगे? भाई साहब, राजनीति में आना होता तो पिछले चुनाव में ही हम राजनीति में एंटर हो जाते। हम चाहते हैं जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, हमने हमेशा उनसे यही दरकार लगाई है कि आप हमारी बात को विधानसभा या लोकसभा में इस चीज को उठाओ। आप, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको जिताते भी हैं। इस बार ये 5 साल पूरे हो जाए, उसके बाद देखते हैं। फिर करनी सेना को राजनीति पार्टी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे पास संगठन में सारे लोग भी हैं, गांव गांव तक हम जुड़े हुए भी हैं। पर हम चाहते हैं कि हमारे जो अभी सांसद विधायक है यही हमारी बात को उठाए और वहां जाके हमारी बात को मनवाए। यदि वो इस बात से सहमत नहीं रहेंगे, हमारी बात को नहीं रखेंगे, तो हमको राजनीति में आना पड़ेगा। चलिए, एक एक अभी प्रश्न तक करनी है, सेना का एक भी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा है। जी, एक प्रश्न है जो विदेशी मीडिया तक जानना चाहती है, इसका जवाब उनको अभी तक सही से नहीं मिला। मैं खुद देख रहा था तो एक विदेशी मीडिया में भी यह प्रश्न था, वो उसने पूछा कि पता नहीं कैसे। तो वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि उसका सही रिजल्ट मिले। एक मैसेज पर करनी सेना के हजारों युवा खड़े हो जाते हैं, कैसे? हमारा एक सिस्टम है, हम सब लोगों से गांव गांव घर घर तक जुड़े हुए हैं। हर गांव में करनी सैनिक है। हमारा मैसेज सारे करनी सैनिकों को एक साथ जाता है। जब भी समाज को जरूरत पड़ती है करनी सेना को, देश को जब भी जरूरत पड़ती है, तो सारे करनी सैनिक एक साथ इकट्ठे होकर रोड पे आ जाते हैं। वो एक सिस्टम है बना हुआ। जैसे मेरे को मैसेज आया तो सारे लोगों को मैसेज जाएगा। अब मैसेज आएगा, लोगों को लगता है कि सही है तो लोग जाके खड़े होते हैं। ऐसा थोड़ी किसी ने गलत मैसेज करा और तो भी जाके खड़े हो गए। सही के साथ करनी सेना हमेशा खड़ी रहती है, गलत का हमेशा विरोध करती है। मतलब ये सारा एक सिस्टम है कि एक मैसेज जाएगा और हजार युवक इकट्ठा हो जाएंगे। मैं आपके इस करनी सेना के बारे में पढ़ रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो मैंने देखा कि इसमें युवाओं की भागीदारी मैक्सिमम है। तो क्या इसमें युवाओं को ही क्यों ऐसा किया गया? मतलब जो बुजुर्ग हैं उनका इस सेना में क्या दायित्व, क्या स्थान, क्या पद है? वैसे करनी सेना में ना तो कोई दायित्व है ना कोई पद है, एक जिम्मेदारी है। जैसे मुझे मिली है, वैसे सारे कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी मिली हुई है और हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मैं सर्वसर्वा हूं, मैं ही करूंगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम सब बराबरी पे बैठे हैं, साथ में काम करते हैं। जैसा काम मैं कर रहा हूं वैसे ही हमारे कार्यकर्ता भी काम करते हैं। और युवा इसलिए ज्यादा जुड़े हैं कि तकलीफ युवाओं को ज्यादा है। आज आरक्षण की जरूरत एक युवा को ही है। जो गरीब परिवार का है उसको पता है मुझे क्या जरूरत है, मेरे साथ क्या बीत रही है। उस वो वास्तविकता से पूरी तरीके से सही तरीके से समझा हुआ है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। इसलिए युवाओं के जो दिल में दर्द है वो उभर के रोडों पे आ रहा है, सड़कों पे आ रहा है और सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो धीरे धीरे राजस्थान में भी पैर पसार रहे हैं और वो आरक्षण को लेकर के, आपका तो ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कुछ संगठन अभी नए पैदा हुए हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे जो अभी इन्होंने संगठन बनाया, ये कह रहे हैं कि नहीं, 1 इंच भी अगर आरक्षण इधर उधर हुआ तो इसका परिणाम भारत में बुरा होगा। अब वो बुरा होगा अच्छा होगा सामने आएंगे तो पता चलेगा। वो अब ऐसे कैसे बता सकते हैं बुरा होगा या अच्छा होगा?
वो क्या करेंगे? मारेंगे लोगों को आके रोडों पे। उनने यही तो काम करा है, देश में फूट डालने का काम वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमने कभी भी दलित समाज के खिलाफ ना कभी बोला जाके, ना उनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी। हमने जो भी लड़ाई लड़ी वो सिस्टम के खिलाफ लड़ी, और आज भी सिस्टम के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। वो आते हैं सीधे उठ के करनी सेना के ऊपर, कोई भी होता है उनका मामला, सीधा उठ के आते हैं करनी सेना के ऊपर। करनी सेना का उनका क्या बिगाड़ा है? उनके लोगों के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उनके लोग भी समझ रहे हैं। जो उनके साथ जो लोग नहीं है जुड़े हुए, वो ये बात समझ रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा, यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है तो सबसे ज्यादा दलितों को ही फायदा है, अच्छा क्या कर क्योंकि मैं गरीबों की चीज संख्या सबसे ज्यादा दलितों की है। जी जी जी। तो क्या आप इनडायरेक्ट वे में ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी जब सामने आएंगे तब आप बताएंगे कि आरक्षण में क्या करना है क्या नहीं करना है? अब वो तो वो सामने आमने सामने आएंगे तभी बात करेंगे। अब बोलने की आदत है नहीं, हम करके बताते हैं। तो जमीन क्या वो स्तर पे करना अच्छा लगता है, बोलने से कुछ नहीं होता। वो लाइव आते हैं, वो बताते हैं कि हम राजस्थान में हैं, हम यहाँ हैं, वहां हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं कि हम सब बैठ के, क्योंकि वो एक दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत आगे जाके रिप्रेजेंट, ऐसा उनको लगता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि हर दल के नेताओं के साथ, लोगों के साथ बैठ करके बातचीत की जाए और आर्थिक आधार के आरक्षण पर बात की जाए? या आपको लगता है कि उनकी राजनीति ही इसी नहीं, पर चल रही है इसलिए दिक्कत है? बहुत सारे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, और हमको राजनीति करना नहीं है। हम तो चाहते हैं चंद्रशेखर जो रावण है वो भी हमारे साथ बैठ के इस पर डिस्कशन करें, बातचीत करें हमसे कि क्या हम, हमारा मूवमेंट क्या है। हमने तो सबको खुले में बता रखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसी जाति विशेष का छीन कर नहीं लेना है। हमें, हमारे लिए आरक्षण, राजपूतों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, पर जो राजपूतों में गरीब तबके का व्यक्ति है उसको जरूरत है। हम तो लड़ाई ये लड़ रहे हैं, हम तो खुले में बोलते हैं। वो जबरदस्ती उस माहौल को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं कि ये तुम्हारा आरक्षण ले लेंगे। हम कैसे लेंगे? दलित समाज के व्यक्ति का आरक्षण हम कैसे लेंगे? जब हम बाकी आर्थिक आधार पर आरक्षण की करें, जब गरीबी के आधार पर आरक्षण होगा तो हम किसी व्यक्ति का आरक्षण कैसे छीन सकते हैं? गरीब व्यक्ति का, अमीर जो दलित है उनका आरक्षण जरूर जाएगा, और खुद को सोचकर छोड़ना चाहिए, ताकि अपने जो पीछे अपने छोटे भाई है, उनके ही समाज के, उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उनको आरक्षण मिले। वो छोड़ेंगे तो मिलेगा ना, वो आरक्षण को छोड़ेंगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे नीचे वालों? देखिए अमूमन क्या होता है, अभी दो, मतलब जो संगठन स्पेशली दलित समाज को रिप्रेजेंट करने का दम भरते हैं, वो दो मुद्दों की अमूमन बात करते हैं। एक मुद्दा उनका आरक्षण हो गया, एक मुद्दा उनका एट्रोसिटी एक्ट हो गया। इसके पीछे उनका नेताओं का ये कहना होता है कि यही दो शक्तियां हैं जो हमें बाबा साहेब अंबेडकर ने दी हैं, और अगर इसमें कुछ भी छेड़ाखानी होगी तो इसका अर्थ ये हो गया कि छेड़ाखानी करने वाले लोग बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े हो गए, और हमारे साथ जब उनसे बड़े हो गए तो वो लोग तुम्हारे कैसे सगे होंगे? आप इसको कैसे, आप अपना क्या संदेश दलित समाज तक पहुंचाएंगे कि वो आपका समर्थन करें और नेताओं के द्वारा कही गई इन बातों को भूल जाए? दलित भाइयों के लिए तो एक ही संदेश है कि आप खुद इस चीज को अनुभव करें कि आपके ही परिवार का एक व्यक्ति आईपीएस बना है, कलेक्टर बना है, एसपी बना है, या सांसद या विधायक कुछ भी बना है, उसका ही लड़का वापस आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा रहन सहन मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना मिल रहा है। और एक आपका परिवार है जो गरीबी में है, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी मजदूरी कर रहा है, आगे भी ऐसे मजदूरी करेगा। तो आपको यह देखना है कि वो आरक्षण छोड़े तो आपके बच्चों का नंबर आएगा, वरना आपके बच्चे वहीं रहेंगे। तो मैं सारे दलित भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, जो एक गरीब व्यक्ति का हनन करके एक अमीर व्यक्ति को सक्षम बना रहा है। और ऐसे ना तो देश समाज का विकास होगा, ना देश का विकास होगा, ना देश से गरीबी जाएगी कभी। तो आप सबसे यह निवेदन है कि हम जो आर्थिक आधार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग करें, साथ दे, हमारे साथ आके आप आवाज उठाए, ताकि इसका जो फायदा मिलेगा आपको भी मिलेगा, जो हमारे समाज के गरीब व्यक्ति उनको भी मिलेगा। जी बिल्कुल। तो एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे आज के गेस्ट कौन है। आज हमारे साथ एक बड़ी पर्सनालिटी है, ये बड़े मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में जाने जाते हैं। आज हमारे साथ ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर हैं। ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर
प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाने जाते हैं अपने मिजाज को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मध्य प्रदेश राज्य के और समाज सेवी भी हैं। और हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो हम में जो कमेंट्स आ रहे हैं मुद्दे को लेकर हैं और राजपूत समाज के लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए भी हिंदुस्तान न्यूज सभी दर्शकों का आज स्वागत करता है। राजस्थान से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह झाला हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। नाउ अभिषेक सिंह झाला, ओवर टू यू। बिल्कुल स्वागत है जीवन सिंह जी शेरपुर साहब आपका। मेरा झालावाड़ से ये सवाल है। जय माता जी। झालावाड़ से मेरा ये सवाल है, झालावाड़ की जनता भी आपको झालावाड़ से देख रही है, तो आपसे यूं जानना चाहते हैं हमारे झालावाड़ के करनी सैनिक राजपूत समाज के जो लोग हैं कि आपको एमपी किंग्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या ऐसा कारण है आपके पीछे? क्या क्वालिटी है जो आपको एमपी किंग के नाम से जाना जाता है? मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा हूं, मैं कोई किंग विंग नहीं हूं जी। ये तो सब भाइयों का प्रेम है तो उनने ये उपाधि दे दी मुझे, पर मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा हूँ, उन्हीं के जैसा आप जैसा ही एक राजपूत भाई हूँ और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। वो लोगों का प्यार है, भाइयों का प्यार है जो इसका संबोधन करते हैं। मैं उनके जो संबोधन करते हैं मुझे या जो उपाधि दी उनका आभारी रहूंगा आजीवन। एक छोटे से व्यक्ति को उन्होंने इतना ऊपर बिठा दिया, पर सब भाइयों का साथ है तो चल रहा है, ठीक है। जब बिल्कुल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है, बिल्कुल आपको जग जाहिर है ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में पिछड़ी हुई है। क्या कारण है इसको? ना तो राजस्थान में क्यों करनी सैनिक उठ नहीं पा रहे हैं या करनी सेना काम नहीं कर पा रही है? और जगह तो अच्छा काम कर रही है, क्या ऐसा कारण है जो राजस्थान में लेवल नहीं पकड़ पा रही है करनी सेना? राजस्थान में वैसे भी बहुत सारे संगठन बने हुए हैं राजपूतों के, इस वजह से सब अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी करनी सेना का उभरने का और खड़ा होने का कारण ये है कि जितने भी राजपूत संगठन थे पहले, उन सब ने हमारी मांगों को समझा, हमारा साथ दिया, और जितने भी अदर समाज के लोग थे उनने भी हमारा साथ दिया और आज करनी सेना को इस मुकाम पे पहुंचाया कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करनी सैनिक कहीं रैलियों में निकलते हैं या अपनी आवाज उठाते हैं तो मध्य प्रदेश में उठाते हैं। राजस्थान में भी होगा ये बदलाव, धीरे धीरे आएगा। आपके वहां भी युवा भाग रहा है, समझ रहा है कि हमको जातिवाद में नहीं बटना है। जैसे कि मध्य प्रदेश में किसी एक विशेष जाति से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम एसटी के लोगों को भी निमंत्रण देने जाते हैं, रैली होती है तो एससी को भी देते हैं, ओबीसी को भी देते हैं और सामान्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी घर घर जाके निमंत्रण देते हैं कि ये हमारे हक की लड़ाई है, आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए। हम लोगों को समझाते हैं तो लोग जो हमारी बात को समझते हैं वो रैलियों में आते हैं और इसी वजह से करनी सेना का यहाँ ख्याल होते हैं। बिल्कुल मेरा आपसे लास्ट एंड तीसरा क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो मतलब फॉलोवर्स हैं या आपके चाहने वाले हैं, जैसा भी अपन कहें, राजनीति की तरफ आपको कदम उठाना चाहिए। हालांकि झालावाड़ से मेरे पास बहुत सारे ये कमेंट हैं कि जीवन सिंह जी से ये जरूर कहिएगा कि क्यों राजनीति में कदम नहीं उठा रहे हैं, या इंडिपेंडेंट अगर आप अपना कदम भी उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा लेवल मध्य प्रदेश में आप पकड़ लेंगे। आप बताइए इस बारे। अभी तक तो सब जो भी अपने समाज के लोग हैं उनको हमसे सहयोग करते आए हैं, उनको हमने राजनीति में भी सहयोग करा है। जो हमारी बातों को अदर समाज के लोग उठाते हैं उनको भी सहयोग करा है। पर इस चुनाव, जब अगला चुनाव आएगा उससे पहले हमारी बातों को नहीं माना गया तो आगे करनी सेना जो भी फैसला करेगी सब मिलकर, वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। या करनी सैनिक सब बोलेंगे कि राजनीति में जाना चाहिए तो मैं राजनीति में भी आगे आऊंगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, आप जैसे लोग अगर राजपूत समाज के लोग आगे राजनीति में कदम रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज बहुत आगे जाएगा। मनीष जी। जी, थैंक यू वेरी मच अभिषेक झाला जी हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम दोबारा चलते हैं ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी के पास। ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी, मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर आपके नाम से कई अकाउंट हैं, आखिर ऐसा क्या है? भाई लोगों का प्रेम है, बना लेते हैं अकाउंट, तो अकाउंट बनाने का क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं अलग से मुझ में। ठाकुर जीवन सिंह जी, ये बताएं कि आपको करनी सेना में जाना है, ये कब आपने निर्धारित किया
और ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि नहीं, अब करनी सेना में जाना है? ये 2015 की बात है, जब हम सब साथ में लोग बैठे हुए थे। तो जब राजस्थान में करनी सेना में सुखदेव सिंह गोगामेडी को अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हीं उन्हीं से हमने जुड़ाव करा, उन्हीं से हम मिले जाके कि हमको भी यहाँ राजपूतों को इकट्ठा करना है, हमको भी हम आरक्षण की लड़ाई लड़ना है। तो हम सब ने माननीय सुखदेव सिंह जी से जाके निवेदन करा था, तब उनने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था रतलाम का। उसके बाद ही हम लोग करनी सेना में आए, और हम पहली हमारी मांग ही यही थी, आर्थिक आधार पर आरक्षण। और हम इस घटना मतलब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, आरक्षण की वजह से हमारे साथ वाले प्रताड़ित भी थे। तो हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए हमको प्लेटफॉर्म की जरूरत थी कि हम किसके साथ उठाए। तो हमने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो हमारे अध्यक्ष है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उनसे हम मिले जाके, उनने हमें बोला कि आप काम करो। उसके बाद हमने काम चालू करा सब मिलकर। चलिए, तो ये वो तरीका था जिससे आप जुड़े। अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए कि करनी सेना में ठाकुर जीवन सिंह जी को लाने वाले व्यक्ति कौन है, तो क्या आप वो नाम बता सकते हैं? मुझे करनी सेना में एक व्यक्ति लेके नहीं आया है। जैसे कि मुझे जो दायित्व मिला था, जो जिम्मेदारी मिली थी, वो माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने दी थी। उसके अलावा मेरे साथ हजारों करनी सैनिक जो हम एक ही साथ जुड़े हैं करनी सेना में, उन सब ने मिलकर कहा था मुझे कि आपको करनी सेना का काम करना और आपको दायित्व संभालना है। तो जितने भी हमारे जिले के जो करनी सैनिक थे, सब ने मेरा सहयोग करा और मेरा साथ दिया, और मुझे ये दायित्व मिला, और मैंने उसका निर्वहन अभी तक कर रहा हूं। मैं अच्छा बुरा जैसा भी है चला रहे हैं। जीवन सिंह शेरपुर जी, कोरोना काल के दौरान लोगों ने आपको कैसे संपर्क किया? मतलब अगर कोरोना काल भी छोड़ दिया जाए, क्या आपसे मिलना लोगों के लिए या आम जनता के लिए बहुत सरल है? हाँ बिल्कुल, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जो शेरपुर है, रतलाम जिले में। मेरे घर पे ही रहता हूँ, ज्यादातर जावरा में हमारा कार्यालय है, वहाँ बैठना उठना रहता है। और मोबाइल नंबर अधिकतर सभी लोगों के पास है, तो फोन से संपर्क हो जाता है हमारा, और मिलना बहुत सरल है। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, कोई अलग से कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ या कोई नेता नहीं हूँ जो मुझसे मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़े। जैसे भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं, वो उनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। जैसा काम वो करते हैं वैसा काम मैं भी करता हूँ, तो मुझसे मिलना बहुत आसान है। अपने को आप कार्यकर्ता ही गिनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं? हमारे लिए सभी प्रदेश अध्यक्ष है, जो भी मेरे करनी सैनिक मेरे साथ चलते हैं, मैं जो हमारा सब मिलकर हम जो काम करते हैं वो हमारा है, मेरा खुद का कुछ नहीं। और जो है ठाकुर जो जीवन आज सिंह जी, पहचान है, ये सब करनी सेना की देन। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, करनी सेना क्या अभी जातिगत आरक्षण को आप गलत बता करके गरीबी के आधार पर दिया जाए इसकी तो बात कर रहे हैं? कई संगठन होते हैं जो हिंदूवादी संगठन भी कहलाते हैं। क्या करनी सेना में हिंदूवादी संगठन का भी कोई टच या कुछ ऐसा लुक या कुछ भी अंश है? अंश की बात नहीं है। जैसे कि मैं खुद हिंदू हूँ, राजपूत समाज में जितने भी जन्मे हैं सब हिंदू ही हैं। तो अब हिंदू है तो हिंदुओं से तो प्रेम है ही सही, बाकी पर हमारा न तो कभी मुस्लिमों से बैर रहा है न भी रहेगा। महाराणा प्रताप के टाइम से, जब उनके ही महाराणा प्रताप के जो मेन सेनापति थे हकीम का सूरी, वो खुद ही मुस्लिम थे। और हमारे एक राणा पुंजा भील जो आदिवासी थे, तो हम महाराणा प्रताप को ही देख के उनके ही पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते कभी भी, पर उनके जो पद चिन्ह है उनके पीछे पीछे हम चलते रहें, ताकि हम तो इसीलिए करनी सेना ना तो मुस्लिमों में भेदभाव करती है ना दलितों में करती है। क्योंकि हमारे लिए पहले जब राजतंत्र था तो हमारे लिए इन सभी लोगों ने बलिदान दिया है, तो उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। तो जातिगत आरक्षण के अलावा युवाओं से किस प्रकार से टच में रहते हैं? युवाओं को किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि वो करनी सेना से जुड़े रहे? सारे करनी सैनिकों से वैसे हमारे अभी कोरोना काल की वजह से बैठ के नहीं हुई है हमारी। वैसे हम महीने महीने कहीं ना कहीं जिलों में बैठ के होती रहती है और हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी उम्र भी अभी 28 साल ही है, तो मैं कुछ लोगों से सीखता भी हूँ, उनसे पूछता भी हूँ। जैसे हमसे जो बड़े हैं उनसे हम राय भी लेते हैं, मशवरा भी लेते हैं, और वो जैसा हमको बताते हैं वैसा हम चलाते हैं। जो हमको बताते हैं उसके हिसाब से ही चलते हैं।
चलिए आखिरी प्रश्न अब हम आपसे करेंगे। जातिगत आरक्षण ना हो, 10% का जो एक आरक्षण दिया आप उसके भी पक्ष में नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके माध्यम से, आखिरी प्रश्न के माध्यम से अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका संदेश क्या है, सामान्य जाति के लिए भी और पिछड़ी जाति के लिए भी, क्या आपका संदेश है? संदेश नहीं है मेरा, मेरा सभी समाज, सभी जातियों से एक निवेदन है कि जो सही हो उसके लिए आगे आके लड़ना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देश के लिए, समाज के लिए और गरीबों के लिए हितकारी है, तो भले कोई से भी समाज से हो, कोई से भी धर्म से हो, उसको आगे आके लड़ना चाहिए। जो या आप लड़ नहीं रहे हो, जो आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा, सामान्य जाति के हों, पिछड़ा वर्ग के हों या एसटी एससी के हों, कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की लड़ाई है, ये कोरोना काल के बाद जब भी पूरी तरीके से देश सुरक्षित हो जाएगा, वापस आंदोलन होगा, उसमें आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या शामिल हों और आपकी आवाज पूरी तरीके से, पूरे ताकत के साथ हमारे साथ मिलकर उठाए। हमारे यहाँ ना कोई मंच प्रथा है कि कोई एक आदमी ऊपर जाके बैठेगा उसका नाम होगा, ये कोई नीचे बैठेगा, हम सब एक साथ में बैठते हैं, भले वो दलित समाज का रैली में आया हो, ब्राह्मण समाज का हो, मुस्लिम हो या और कोई भी जाति या वर्ग का हो। तो हमने सभी से हमेशा से बराबरी की बात करी है, आज भी बराबरी की बात यही कर रहे हैं कि जो राजपूत है अमीर, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, जो गरीब राजपूत है या गरीब सामान्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण की जरूरत है। तो दलित जो अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, वो अपना आरक्षण छोड़े और अपने छोटे भाइयों के लिए आगे आने का रास्ता दे। जी जी, तो अगले 30 सेकंड हम लोगों के कमेंट्स पर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति के लिए कमेंट कर रहे हैं वो व्यक्ति खुद आपको देखें और आपके कमेंट्स को देखें। आप सब कमेंट करिए और हम अगले 30 सेकंड्स आपके कमेंट्स को देश को दिखाना चाहेंगे और ये दिखाएंगे कि जनता वी हिंदुस्तान न्यूज के साथ जुड़ी है। इसी के साथ साथ जीवन सिंह जी आज हमारे गेस्ट हैं और उनसे संबंधित सारे कमेंट हमारे स्क्रीन पर हैं और मैं स्टूडियो से कहूंगा कि कमेंट्स चलते जाएं और इन कमेंट्स से संबंधित लास्ट वक्तव्य शेरपुर जी इनसे लेंगे, जीवन सिंह जी से। जीवन सिंह जी, लोगों का समर्थन बहुत मिल रहा है आपको, जय हो एमपी किंग और जय राजपुताना, मतलब सबसे ज्यादा तो जय राजपुताना से हमारा कमेंट बॉक्स भर गया है, एमपी किंग से भर गया है और राजस्थान में भी लोग बोल रहे हैं आप पधारो। क्या कहता है ये प्यार? बस भाइयों का साथ बना रहे और आर्थिक आधार पर आरक्षण की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ते रहे, वो तो भाइयों का प्रेम है जो ये उपाधि दिए। पर मैं भी इनकी तरह एक आम आदमी हूँ और आम परिवार का हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ हमेशा। जी, 28 साल की उम्र में इतना प्यार मिल रहा है, क्या वाकई में कभी सोचा था? क्योंकि आप देखिए कमेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे और जहां तक मैं देख पा रहा हूं लोगों ने दोबारा अपने फोन हाथ में ले लिए कमेंट करने के लिए, इस तरीके से कमेंट बॉक्स भर रहा है। क्या कभी सोचा था 28 साल की उम्र में इतने पॉपुलर हो जाएंगे? ये तो कभी सोचा ही नहीं था। कैसे सोचते कि आम परिवार में पैदा हुए तो ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कितने पॉपुलर हो जाएंगे। आज भाई लोगों ने साथ दिया और एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको जीत जाए, माता जी की कृपा रही तो इसको जीतेंगे भी, तो साथ रहा भाइयों का। किस हद तक जाएंगे इस लड़ाई को लेकर के? आखिरी दम तक लड़ेंगे, हद तक क्या जाना है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चुनाव नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, अगर कहा जाए तो समय तो यूं ही निकल जाता है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के लोग बात नहीं मानते तो क्या तय समझा जाए कि आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं? करणी सेना जरूर आएगी चुनाव में, मैं चुनाव में आऊं या नहीं। जी, तो ये बड़ी घोषणा की है आपने आज भी हिंदुस्तान न्यूज पर कि आप चुनाव में आ रहे हैं। नहीं, मैंने बोला मैं चुनाव में आऊं नहीं आऊं, करणी सेना जरूर आएगी चुनाव में। जो सारे करणी सेना फैसला करेंगे उसको मैं मानूंगा। तो कहीं ना कहीं एक करनी सैनिकों के लिए एक उत्सव का माहौल बना दिया आपने, यह कह करके कि आप चुनाव में आ रहे हैं।
नहीं, मैंने फिर डबल आपके बोल रहा हूँ, मैं चुनाव में नहीं आ रहा हूँ, मैंने बोला करणी सेना चुनाव में जरूर आएगी। कहीं ना कहीं आपने मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, और मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब ये इंटरव्यू शेयर होकर के जाएगा अन्य राजनीतिक दलों के पास, तो कहीं ना कहीं घबराहट, क्या लगता है, घबराहट का माहौल बन रहा है। राजपूताना इसीलिए जानी जाती है कि घबराहट फैला दे गलत लोगों के अंदर। अब वो तो हम चुनाव में खड़े होंगे उसी दिन पता चलेगा माहौल का। तो आज तो हम बोल सकते हैं, करके बताएंगे, जीत के बताएंगे। आप देख रहे हैं लोगों के कमेंट लगातार कंटिन्यू, मतलब हमने जहां जैसे ही बोला कि अगले 30 सेकंड आपके कमेंट के लिए हैं, तो लोगों के कमेंट दुनिया भर के, हर व्यक्ति चाहता है कि ठाकुर जीवन सिंह उनके कमेंट को देखें। देखिए कमेंटों का माध्यम, इतने प्यार को लेकर के मुझे तो लगता है कि वाकई में आप मध्य प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति पैदा करने वाले हैं। भगवान का साथ रहा और माता जी का आशीर्वाद रहा तो जरूर स्थिति अच्छी पैदा होगी, और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की लड़ाई है, इसको सब मिलकर लड़ेंगे भी सही और जीतेंगे भी। जी, तो चलिए, ये आज एक जोरदार इंटरव्यू रहा हमारा ठाकुर जीवन सिंह जी के साथ, और इनके मुद्दे बहुत अहम हैं। कहीं ना कहीं कई बुद्धिजीवी मानते हैं, जैसा कि करणी सेना भी मानती है, कि देश में जो आरक्षण होना चाहिए वो आर्थिक आधार पे अगर हो तो शायद सही लोगों तक ये पहुंचे। लेकिन कई लोग जो राजनीति को बहुत दिल से मानते हैं, उनका कहना है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो गलत है। आरक्षण तो वही होना चाहिए जो लिखा गया, यानी कई लोग नई चीज में विश्वास नहीं रखते हैं। वो लकीर के फकीर है कि जो आरक्षण पहले था वही अभी रहना चाहिए, वही आगे रहना चाहिए। वही करणी सेना का ऐसा मानना है कि समय के अकॉर्डिंग इस समय ये समय की मांग है कि जो आरक्षण है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक का अधिकार होना चाहिए, और वो है गरीब, यानी कि आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। मित्रों, हमने पूरी कोशिश की कि आप सभी के कमेंट्स को हम दिखाएं। हमारा स्टूडियो पूरी मेहनत कर रहा है कि आपके कमेंट्स को दिखाएं, लेकिन समय की सीमा होते हुए हम अपने शो को समापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठाकुर जीवन सिंह जी, आपने वी हिंदुस्तान न्यूज को समय दिया, आपके व्यूवर्स खूब शेयर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंटरव्यू ऐतिहासिक जाएगा और यहां से एक संदेश जाएगा। आपने वी हिंदुस्तान न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, जय माता जी, चलते हैं अपने दर्शकों के पास। हम अभी भी आपके कमेंट शो कर रहे हैं। हमारा मकसद ही यह है कि हम दिखाएं कि किस प्रकार से आपका साथ वी हिंदुस्तान न्यूज के साथ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये बताएं, जब अगली बार आपके गेस्ट, आपके चहीते गेस्ट हमारे पास आएंगे तो आप कैसे देखेंगे। लाइक करिए वी हिंदुस्तान न्यूज के पेज को। और कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्यों ना अगला शो उस मुद्दे पर किया जाए जिस मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता। और मैं चाहूंगा कि इसमें हर समाज भाग ले। क्या आपको लगता है कि राजपूतों की सेना यानी करणी सेना जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रही है, इस पर एक स्पेशल डिबेट होनी चाहिए? वे हिंदुस्तान न्यूज देखते रहिए आप। पेज लाइक कीजिए। जो फेसबुक पर है वो फेसबुक का पेज लाइक करके यूट्यूब पर जाएं और उसको लाइक करें, और जो यूट्यूब पर है वो यूट्यूब से जाकर फेसबुक पर जाएं और वे हिंदुस्तान न्यूज के पेज को लाइक करें, क्योंकि देश जो चाहता है वे हिंदुस्तान न्यूज वो दिखाता है। मैं आपका अपना मनीष तिवारी, वे हिंदुस्तान न्यूज, दिल्ली।